अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरें जो आज की बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके साथ शेयर करती हूं जी। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतल्लिक नए रेगुलेशंस का इजरा का नोटिस ले लिया है। इसके अलावा जी बच्चों की फहश वीडियोस पर 10 साल सज़ा और 50 लाख जुर्माने का बिल मंजूर हो गया है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुलाकात घटाई में पड़ने का खदशा है। और इसके अलावा जी सबसे अहम आज की खबर यह है कि जी फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दों के हवाले से सख्त और दो हरफी जवाब दे दिया है। DGISPR ने खुलकर बात कर दी है। इन तमाम मामलात पे स्पेशली फील्ड मार्शल का क्या रद्द अमल है दहशत गर्दी के ऊपर, इस पर ओपिनियन हम लेते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद है जी इजाज़ डोगर साहब, जो कि तजिया निगार हैं और सहाफ़ी हैं। उनसे हम ओपिनियन लेते हैं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? सवाल मेरा यह है कि जी फील्ड मार्शल का दहशत गर्दी के हवाले से क्या रद्द अमल है, क्या आपने वहां पर पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हम कई दहाइयों से पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का शिकार रहा और कुल अभी दहशतगर्दी का शिकार है। अब इसमें देखिए, अभी 10 मई को जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने और अफगानी पाकिस्तान ने साबित किया कि वो एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज है। और कुछ चंद मिनटों के अंदर जो इसमें दिनों से जो है इंडिया हमारे ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था, हमने टाइम दे के उनके ऊपर जब जवाबी वार किया तो वो हमारे अफवाज पाकिस्तान का वार सह नहीं सकता, क्योंकि उसकी चीखें जो है दूसरे ममालिक ने फिर सुनी, पूरी दुनिया ने उसकी चीखों की आवाज सुनी। इंडिया जो है अपने हुस्न अक्संडे बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान और केपी के अंदर वो वाया अफगानिस्तान जो है वो कर रहा था। पूरी दुनिया को हम सबूत दे चुके कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान तो वो वहां पे जो एक वो दहशतगर्द तंजीमें थी जिसमें DNA वगैरह वगैरह, उनको जो फंड रेजिंग करके जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जो है वो भड़काते थे और वहां पे वो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारे जो इदारे हैं, हमारी फोर्सेज जो है, जो हमारी हुकूमत है, वो भी आंखें खोल के बैठी हुई है। लेकिन अब वक्त जो है, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि ये 1500 मुट्ठी भर जो दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम इनको की कमर तोड़ेंगे। और तो आपने देखा कि अल्लाह के फजल करम से बलूचिस्तान के अंदर तो 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा जो है दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम हासिल की है ये पिछले एक हफ्ते के अंदर। इसी तरह KP के अंदर जो है वहां पे भी दहशतगर्द जो है उनको जो है जहन्नुम हासिल किया। देखिए, ये वही नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका हिस्सा है। अब एक तरफ तो जो हम अफगानिस्तान जो है वो उसके भी सबूत हम देख चुके, जो इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कत्ल हुआ मस्जिद के अंदर, कुबरा मस्जिद के अंदर, वो भी फौरन हमारे इदारों ने जो है उसका पूरा डाटा जो है निकाल के पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि इसके कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, कौन इसके हैंडलर थे, कौन कहां से ट्रेनिंग ली, कौन पीछे से स्पॉन्सर था, तमाम चीजें दुनिया के सामने रख दी। और ये बंदा कौन था दहशतगर्द के साथ, वो सारी चीजें रख दी। भी मुझे अफसोसनाक बात ये कहना पड़ती है कि इसके बावजूद जब हम KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, फिर भी हमारी एक सियासी जमात जो है, अफसोस की बात यह है कि वो फिर भी कहती है कि हमें सबूत पेश किए जाए। लेकिन सबूतों की बात करते हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि KPT के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें देखिए दहशतगर्द का जिस तरह साबित किया और ये चीज सामने भी आई, तो वो हमारे उलमा इकराम ने भी कहा और पिछले दिनों फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी कहा जब कोयटा तो दौरे पे थे कि दहशतगर्द जो है उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं दहशतगर्द। अब बात यह है कि एक दहशतगर्द आता है, वो बेगुनाह शहरियों को शहीद करता है, वो हमारी आर्म फोर्सेज को शहीद करता है, उनके जवानों को शहीद करता है, हमारी FC के जवानों को शहीद करता है, हमारी पुलिस के जवानों को शहीद करता है। और ना वो बच्चे देखते हैं, ना खवातीन देखते हैं, ना बूढ़े देखते हैं, ना बुजुर्ग देखते हैं, वो दहशतगर्द का निशाना बनता है और उनको शहीद कर देता है। अब मुझे बताएं कि अब कौन सा इनको सबूत चाहिए, मेरे जो भाई सियासतदान है। देखिए, जो DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी है, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, देखिए बात ये है कि हम बारे में तमाम सियासी जमातें जो है वो मोहतरम है, तमाम जितने भी सियासी रहनुमा है वो भी हमारे लिए बड़े इकराम के काबिल है, लेकिन इन सबको
सियासी जमातें जितनी है, सियासी जमातें हो, मीडिया हो, इस्लाम हो या दीगर इदारे जितने भी हैं, इनको यार सियासत अपनी जगह करें, मीडिया वाले अपने जो भी चलाना है वो चलाएं, लेकिन कम से कम एक एजेंडे के ऊपर ये सब लोग एक पेज पे इकट्ठे हो जाए, और वो है दहशत गर्दी, बिल्कुल जिसका सही शिकार जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दहशतगर्दी एक ऐसा मरकज है जिसके इर्द गिर्द तमाम सियासी जमातों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। आपने सांसद बताया कि इस वक्त जो है स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज भी की जा रही है, ऑब्वियसली दहशतगर्दों को भी जवाब दिया जा रहा है, मगर मैंने ये भी देखा है कि डीजी आईएसपी आज यूनिवर्सिटीज में ये तलबा से भी मुलाकातें करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये तलबा से जो मुलाकातें हैं ये कारआमद साबित होंगी? देखिए मैडम, इसमें ये है कि वो कर रहे हैं, अभी कुछ कम है, कुछ कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव ये आया कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जिनकी गलत दूरी की जा रही थी, जिनकी जेलसाजी की जा रही थी, तो शायद खुदाना खासा पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं तो एलिमेंट जो है पाकिस्तान सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, किसका हो रही है, तो DGISP के बयानियत से, उनकी मुलाकातों से वो मोहब्बत हो रही है पाकिस्तान से। देखिए एक चीज तय शुदा है, मेरे गेस्ट भी बैठे हुए मेहमान भी, तो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान जो लागू कर दो, अब ये कोई एक बंदा है, उसके किरदार को लेके आप किसी इदारे से की बात कर सकते, आप किसी सियासी जमात के को लेकर कहीं सियासी जमात को नहीं कह सकते कि ये इस तरह है। बात ये है कि एक दहशत गर्दी जो है ये इस अलमिया है। अब दूसरा यूनिवर्सिटी की बात की तो वहां पे भी नौजवान नस्ल जो है उनका बिल्कुल गलत की गई थी। अब वो जब पूछते हैं तो ये चीजों मुझे पता ही नहीं थी, ये जो कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, तो ये बताया गया था ये हो रहा है वो हो रहा है, सब चीजें उल्टा बताई जाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स जो है हमारे, उनसे जो मिला जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, उससे बड़े पॉजिटिव एहसास से जी सर, लास्ट में मैं आपसे सवाल करूंगी कि पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए SIFE का क्या किरदार है? देखिए जी, जो चीफ मास्टर सैयद आसिम मुनीर है, इन्होंने जब की दौलत है तब उन्होंने काम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कहा था कि देखिए भी एक मुल्कियत है यहाँ पे, हमारे लिए ये बात की बात है कि यहाँ पे भी फौज आ रही है, हम अगर सियासतदान करते तो ये ना होते। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी वहां पे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फौज जो है इससे देखिए उनका सिक्योरिटी काम है, सरहदों की हिफाजत करना और उसके बाद फूड सिक्योरिटी करना, ये दोनों चीजें जो है ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी में आती है। हम जहां पे पाकिस्तान को जरूरत होगी सिक्योरिटी की हम फराहम करेंगे। सरहदों पे आपने देखा उन्होंने साबित किया पूरी दुनिया के सामने कि वो अपने सरहद की हिफाजत जो है वो करना चाहते हैं। इसी तरह मुल्क को देखें कि अगर 2 साल पहले चले गए तो पाकिस्तान की मुल्क कहाँ खड़ी थी, आज देखें कि पाकिस्तान की मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ चली गई है। SIFE का बेहतरीन किरदार है इसके अंदर, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है और पाकिस्तान की मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है और इस इस्तेहकाम से पाकिस्तान की मुल्क बेहतर होगी। और इसी तरह अगर जिस तरीके से तमाम इदारे आपके सियासतदान एक तेज से काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है चुनाव जब पाकिस्तान के अंदर मुल्क जो है वो बिल्कुल बहाल होगी। और दहशत गर्दी जो है ये तो मैं आपको बता दूं, तो मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ, ये मैं चीज बता दूं और वाज़ेह कर दूं अपने नाज़रीन के लिए कि इंशाअल्लाह ताला दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका। जो इतने सालों से हमारे बच्चे सुनते आ रहे थे कि दहशत गर्दी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अब मैं देखिए मुझे नहीं पता, मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मैंने उनको जो कहते हुए सुना वो करते हुए देखा। मैं फील्ड मास्टर सैयद आसिम मुनीर की बात करता हूँ कि उन्होंने जो भी बात की, जो भी अपनी कौम से वादा किया वो उन्होंने करके दिखाया। आप देख लें कितनी भी एग्जाम्पल्स है जो भी उन्होंने कहा। इसी तरह उन्होंने दहशत गर्दी और बड़े वादा पैगाम दिया कि मैं सिर्फ दहशत गर्द नहीं, हम उनको भी खत्म करेंगे जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। जब सहूलतकार भी पकड़े जाएंगे उनको मंत्री अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और दहशत गर्दों भी, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशहाली होगी, पाकिस्तान के अंदर जो है अमन होगा और ये होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पे भी यकीन है और अपने इस वक्त हमारे जो भी कमांडर बैठे हुए उनसे भी हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करके अल्लाह उनका हामी नासिर होगा और पाकिस्तान के अंदर बहुत की दिवाली होगी और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो है इसका भी खात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम देख रहे हैं पाकिस्तानी फौज को डिफेंस पर कभी एक मरहला खुल जाता है, कभी दूसरा मरहला खुल जाता है और इस्लामाबाद में जो होने वाला सानिया है उसका भी सारा मरकज यही दहशतगर्दी थी और स्पेशली इनके पीछे मौजूद वो हिंदुस्तानी अजाइम, वो घटिया नजरिया जो हर जगह पर हमारा ताकुब किए हुए हैं। मगर आज बल्कि इनफैक्ट हर उस दौर में जहां हमने मुश्किल का सामना किया है हमारी पाक फौज हमारे साथ खड़ी है। पाक फौज हमारे साथ इस तरह खड़ी है, हम अवाम
हम भी अपनी फौज के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह पाक फौज हमारे साथ खड़ी है। ये एक कोलैबोरेशन है, ये एक ऐसा कहते हैं कि इस दफा इम्तिजाज बन गया है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि अब नौजवान नस्लों का रुख किया गया है यूनिवर्सिटीज़ का, उनको बताया जाएगा सारी चीज़ें, मगर मेरा ख्याल से हमारी यूनिवर्सिटी में मौजूद वो नौजवान अब जंग जीते हैं, उन्होंने जीता है पाकिस्तान। अब जब दोबारा हमने अपने पाकिस्तान को उसी गंदे हथियार से जो भारत हमेशा अटैच कर देता है हमें लोगों के साथ, हमें डिस्कनेक्ट करना चाहता है दूसरी दुनिया के साथ, मगर हमेशा हम लोग जो है ना उनको कोशिश करते हैं कि उनको ये बताएं कि भाई हम जो वॉर जीते हैं उसको, उसका जो सेहरा है वो हमारी पाक फौज के सर जाता है। उनका एक सामने आना और अब ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना जो है ना, ये किस कदर कारआमद है, किस तरह प्लान होगा, किस तरह चलेंगे, इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। अपने स्टूडियोज़ में मौजूद जो मेहमान हैं मेरे साथ, सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हसनात, मुस्लिम लीग नून से हैं। उनके साथ मौजूद है जी ज़मीर आफाकी साहब जो कि तजिया निगार हैं, और उनके साथ मौजूद है जी दीवाने गुलाम महीउद्दीन साहब जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, और उनके साथ मौजूद है जी अली सावल साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे है वो ये कि अब पाकिस्तान को डिफरेंट महाज पर लड़ना पड़ रहा है, फौज हमारी फ्रंट लाइन है और ऑब्वियसली हम तो उनकी सपोर्ट है ही हैं। आप क्या कहेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह महाज खुलता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब मियाँ नवाज शरीफ 13 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने देखा कि पूरे मुल्क में उस वक्त दहशत गर्दी अरूज पे थी। कोई दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन धमाके नहीं होते थे, चाहे वाघा बॉर्डर हो, चाहे गुलशन इकबाल का धमाका हो, चाहे मून मार्केट, यानी लाहौर से लेकर पिंडी या पिंडी से अटक तक, और उधर से आप डेरा गाजी खान देखे तो हर रोज़ कोई धमाका होता था। और कराची की भी उससे बुरी हालत थी। तो मियाँ साहब ने फौज और सब जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत मियाँ साहब ने एक नई फोर्स क्रिएट की जिसका नाम था CTD। जिन सूबों ने CTD को अपनाया और उनके जो सिस्टम था उसको सेटअप किया, और ये फोर्स आप देखें कि CTD थी जिसने वो पिछले 20 साल की दहशतगर्दी को पंजाब के अंदर ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया। और बेशक फौज और एजेंसियां हमारी उनके सपोर्ट में थी और उन्हीं की इंटेलिजेंस पे वो काम करते थे, लेकिन एक फोर्स ने अपना काम करके दिखाया। और इसी तरह उन्होंने सिंध के अंदर, कराची के अंदर आपने देखा कि SSP जो है वो भी टारगेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। CTD ने कराची से भी सारी दहशतगर्दी ख़त्म की, सिंध के अंदर से भी ख़त्म की। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि KPK एक ऐसा सूबा है जिसमें 12-13 साल से एक पार्टी की हुकूमत, और वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन हो। उनका हर वो काम है जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने करना है, चाहे वह मुआशी लिहाज पे हो, और वो IMF को ख़त लिखेंगे, दूसरे इदारों को ख़त लिखेंगे, पाकिस्तान को कर्जा न दें, इसको कुछ न करें। इसी तरह उन्होंने CTD को वहाँ पे नहीं चलने दिया। अगर KPK में CTD को वहाँ पे प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करते और उसको वहाँ पे काम करने का मौका मिलता तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज KPK के अंदर भी कोई दहशतगर्दी ना होती। और वहाँ से फिर वो इम्पोर्ट हो रही है KPK से हमारे पंजाब में हो रही, जैसे कि आपने देखा तरलाई था जो इस्लामाबाद का एक हिस्सा है, उस गांव के अंदर कितना बड़ा धमाका हुआ और कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग ज़ख्मी हुए। तो यही वजह है कि KPK हुकूमत को सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कुछ 2 दिन पहले उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, और कई सालों के बाद बुलाया, और उस एपेक्स कमेटी में फ़ौज के इदारे भी, पुलिस के इदारे भी, सारे इदारे बैठे हैं, और वज़ीर आला KPK भी बैठा है। अगर अल्लाह ताला इनको यही हदायत दे तो मैं समझता हूँ कि KPK के अंदर भी दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। CTD को वहाँ पे मजबूत एक इदारा बनाना पड़ेगा। अगर ये बना लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये दहशतगर्दी ख़त्म ना हो।
जी ज़मीर आफाकी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी हमने रिसेंटली जो एक वॉर भारत के साथ जो जीती है, उसके बाद जगह जगह महाज ज़राइयाँ शुरू हो गई, बलूचिस्तान में, KPK में, डिफरेंट जगहों पे। अब लाहौर, मतलब हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिससे पता चलता है कि इसके पीछे भारत था, मुलव्वस था। इन सब के बावजूद अभी भी हमें क्या ये लगता है, या हम ये सोच भी सकते हैं कि कोई इस तरह का नज़रिया रखता होगा कि हमारी फ़ौज के अगेंस्ट कोई वो मेरे ख्याल से हम में से नहीं होगा जो फ़ौज के बारे में गलत अज़ाइम रखेगा या उनकी जहन साजी की जाए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि फ़ौज हमारा ही एक हिस्सा है, हमारे मुल्क के लोगों का एक जो है वो मतलब एक अदारा है जिसमें सारे लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, शहरों से, यानी कि उसमें जो काम कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करते, हम मर्ज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो मुमकिन नहीं होता। आपका किसी भी मर्ज़ को ख़त्म करने का जो मामला है, उसको जब तक आप उसकी दुरुस्त तशख़ीस नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं ख़त्म कर सकते। पाकिस्तान बनने से बाद में जब हमने ये दहशतगर्दी जहाद इम्पोर्ट किया, इस तरह के बहुत सारे मतलब अब तरीक़ा किस्सा हैं, हर फ़र्द के ज़ुबान के ऊपर है। अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हुआ, ये वो सारे जो है ना ताने बाने जो हैं, आज हम उसको भुगत भी रहे हैं। जो कुछ हमने बीजा था उसे आज काट रहे हैं। हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि जी फ़लाँ पार्टी की वजह से ऐसे हो रहा है, फ़लाँ मुल्क की वजह से ऐसे हो रहा है, फ़लाँ ग्रुप की वजह से ऐसे हो रहा है, फ़लाँ ग्रोह की वजह से ऐसे हो रहा है। बेसिकली बात यह है कि हमारे अंदर ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं। हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, आप देखिए इस मुल्क में सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त फ़िरका वाराना तंजीमें। आप जब तक मतलब खुद रियासत और हमारी जो सियासी जमातें हैं उन फ़िरका वाराना तंजीमों की पुश्तपनाही नहीं छोड़ेंगी, उनका सियासी इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो यही वो लोग हैं ना। चंद दिन पहले एक कहीं पे मैं क्लिप देख रहा था, एक कोई जमात थी, वो किस तरह से तकरीरें कर रही थी किसी दूसरी मतलब फ़िरका वाराना, उसमें जो है ना हम कत्ल के लिए भी उकसाते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप अगर हमने इसको ख़त्म करना है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, तो एक तो 2014 में वो जो हमारा बना था नेशनल एक्शन प्लान, उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करने की ज़रूरत है। उसमें तमाम SOPs जो थे वो लिखे हुए हैं। उसके बाद एक मतलब वो बनी जो हमारी जो उलमा ने एक इज्तिमा किया था, उसमें उसके ऊपर भी पूरे मुल्क से एक जो कंसेंस डेवलप हुआ। आपने ख़त्म करने के लिए जो है ना वो उस तरह के इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। अफसोसनाक अमर ये होता है कि हमारा आम आदमी, आम शहरी, आम फौजी, वही लोग मरते हैं जो महाज के ऊपर हैं या आगे फ्रंट लाइन पे हैं। उसमें पुलिस वाले हैं, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, वहाँ पे सैकड़ों पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और दर्जनों के हिसाब से जो है वो शहादतें भी हुई। तो ये सारे मामला जो है ना हमारे कुछ मतलब इसको लगेगा तो थोड़ा सा शायद हमारे दोस्तों को सख्त ये जुमला कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह के ऊपर हम खुद भी उसको कहीं मतलब जो है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप क्यों मतलब उन जो फ़िरका वारियत के लोग हैं या जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो तशद्दुद फैला रहे हैं, जो तशद्दुद को सरेआम, आपका निसाब क्या, आप इस वक्त हमें मतलब ये इस पर नहीं तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे निसाब में जो जिस तरह की यानी उसमें एक नफ़रत अंगेज़ चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, हमारे मुख्तलिफ आपके जितने भी हमारे देखिए इस वक्त भी लाहौर में आप तमाम मसाजिद को देख लीजिए, वहाँ पे कई जो है हमारे इमाम मस्जिद जो हैं वो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, पंजाब से नहीं हैं। आप कोई कम से कम कहीं रिसर्च तो करें। दुनिया भर में थिंक टैंक बनते हैं, रिसर्च सेंटर बनते हैं जो वजूहात का खोज लगाते हैं और उसके बाद उसका खात्मा करते हैं। आपने सिर्फ एक ही रास्ता चुना हुआ कि जी तशद्दुद या ताकत के ज़रिए आप इनको कभी भी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसकी वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करें, आप वो मामला देखें कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। फिर सेकेंडली ये है कि हमारे यहाँ जब आप भूख नंग और जब 40-50% आबादी गुर्बत का शिकार होगी, तो ये सारे लोग जो है अलाकार होंगे किसी ना किसी के, इनको कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा। वह इसराइल भी करेगा। भारत की हम बड़ी जल्दी से बात करते हैं, वो तो हमारे अगेंस्ट है ही है पहले दिन से ही। उसे तो मौका चाहिए ना, तो मौका कौन फ्राहम करता है? हमारे हालात, हमारे लोग, हमारा निसाब, हम जो कुछ दे रहे हैं अपने बच्चों को। आज का जो यंग जनरेशन है, आप जाकर उनसे बात तो करें कभी, जितना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है। आपकी आबादी जो है इतना फैलाव है, आप आबादी पे कंट्रोल नहीं कर रहे, सड़कों पे चलना मुहाल हुआ है। तो यहाँ तो रोज़ाना जो है हम सिर्फ लाहौर शहर में 300-350 हादसा होते हैं और हर जगह पे, हर चौक पे हम लड़ भी रहे होते हैं। तो क्या इसे भी हम दहशतगर्दी या तशद्दुद कहेंगे? यही वो अमल हैं जो आगे फैल कर पूरे माशरे में, समाज में या मुल्क की सतह तक फैलते हैं। तो हमें मतलब जो है ना ये बड़ा सीरियसली जो है ना हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, हमारे जो सियासतदान हैं, हम CCTV की बात तो करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का शायद हो सकता है बहुत अच्छा कदम हुआ ये, लेकिन
ये सारे का सारा मावराए अदालत जब आप जाते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। जी बिल्कुल आप जी, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो है ना इक़दाम उठाएं तो फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी के जो है ना इम्कानात पैदा हो जाए। जी ठीक हो गया जी। गुलाम वहीउद्दीन साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि इस वक्त जहाँ पर फौज अपना किरदार अदा कर रही है वहाँ पर हम तमाम जमातों को भी चाहिए कि हम अपना किरदार है पॉजिटिवली प्ले करें। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमें फौज का इमेज, सॉफ्ट इमेज जो है उसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फौज का तो एक इमेज बन चुका है, अब हम जमातों को किस तरह एक स्ट्रीम लाइन पे लेके आएंगे? शुक्रिया मोहतरमा। ये जो टॉपिक आपने छेड़ा है ये उसमें था नहीं, ये अभी शामिल हुआ है। 15 मिनट 20 मिनट तो इन दोनों दोस्तों ने लगा लिया है जो उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। ये बताएं, ये जो धमाका हुआ है, जो बात कह रहे हैं DGI SPR, क्या किसी ने वो बात मानी भी है? कुछ सच्ची लगी किसी को? जिनके मरे हैं हमें तो छोड़ दो ना, हम तो उस पर हम ना तो फौज के ख़िलाफ़ हैं ना किसी अदारे के ख़िलाफ़ हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कानून को बहाल करो, सिस्टम हो जिसमें अभी जो साहबी मेरे भाई ने जितनी बातें की है ये हकीकत पे मबनी है। क्या इस मुल्क में इंसाफ है? आप किधर जाएंगे यूनिवर्सिटी में? वो कोई बच्चे के सामने आप बात नहीं कर सकते, कोई बात आपकी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं जी फलां से, वो कल आपकी कहे वो अलाई है मौलाना फजल, अनार तो वहाँ से आ नहीं रहा, सरदा गर्मा तो वहाँ से मंगाया जा नहीं रहा, तो बंदा आ नहीं जा रहा। ये दहशतगर्द किधर से आ गया? और 1 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ, वो बलून भी पड़ गया, पकड़ा क्यों नहीं उसको? जब अगर आपको पता था, उसके चीथड़े उड़ गए, वो किधर से मिल गया शनाख्ती कार्ड उसका, किधर से मिल गया पासपोर्ट उसका? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंट्राडिक्शन बातें, या तो इसका जवाब दें आप अवाम को। हम आपके खिलाफ नहीं है, एक जमात जी इस मुल्क के दुश्मन है, हमने क्या दुश्मनी कर दी है? हमें तो 804 लिखने की इजाजत नहीं है, हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, तो दहशतगर्द हम है? ये बताएं, जो मुल्क का हाल आपने किया हुआ है। एक बंदा किसी एक जगह पे चलो हो सकता है उसने जुलूस निकाला, 6 जगह पे डालकर 150 साल उसको सजा दी हुई है। आप बताओ उसके साथ जुल्म है? बुजुर्ग आदमी है सारे, माई 80 साल की माई है, वो दहशतगर्द है। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद देखें, पूरी दुनिया पे कौम मुत्तहिदा से लेकर सारे ने आपकी तजलील की है, आप हमें क्या कह रहे हैं? दुनिया को आपका वो बंद कर रहे हैं, आप ट्रेड भी आपकी का बंद कर रहे हैं आपके साथ, और बहुत से। अगर आपने बर वक्त इकदाम ना किए तो इसके बड़े भयानक नतायज होंगे। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना किसी के, हमारे हमसाये मुल्कों से बेहतर तल्लुकात होने चाहिए। हमने सारी जिंदगी अपना पाकिस्तान की आधी मईशत तबाह कर दी अफगानिस्तान के लिए, और चंद दिनों में फाड़ के बेकार कर दिया। और वो लोग जो वहाँ के जो जिनको तालिबान है, वो हमने बनाए हैं, आसमान से नहीं बने। अमेरिका ने बनाए, हमने बनाए, हमारी फौज ने सारा कुछ किया वहाँ पे। आज वो बंदे वहाँ बैठे हैं, वो एक मजदूर की तनख्वाह ले रहा है, वो वहाँ काम कर रहा है। उसने कम 28 में पाकिस्तान को गंदम देंगे हम अमदाद में। ये मेरी बात याद रख लेना। वो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना अपने मुल्क के लिए, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करेंगे कभी भी। हम बिग्राम एयरपोर्ट लेना है, हमें पता नहीं क्या, अगर रोजाना खबरें आती हैं उस पर तो आप रखते नहीं कि क्या ये अच्छा अमल है जो अमेरिका का मैं कह रहा हम करें? क्या ये हमारे मुल्क के ये सारे डिपॉजिट हम उसको दे दें जाकर? ये काम है इनका। फौज का काम है अपने इदारे का काम करे, सरहदों की हिफाजत करे, और मुल्क की बका के लिए आने वाले वक्त जो मामलात हैं उसके ऊपर अमल करे। बाकी का काम जो है, जो हुकूमत का है वो करे। जहाँ पपिट सारे आपने बिठाए हुए हैं, 7 नंबर से लेकर 25 नंबर के बंदे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने पाकिस्तान की मीशत को बर्बाद किया। वो साग डार, वो फलाना डार, जब से आए मुझे बताओ, अपना काम तो उसने किया नहीं। वो न्यूजीलैंड कंपनी से शुरू हुआ, उसका बेड़ा गर्क करने के बाद वो चूनिया में गया, अपना कारोबार उससे नहीं चला। फिर अभी उसके बेटे ने रिसेंटली, मैं आपको बताऊं, उसने वो चीनी 580 रेट है अच्छी का 40 रुपए, उसने 581 में पाकिस्तान 2 लाख टन दी, वो पाउडर दिया उसको चीनी। सर आप हर तरफ बात कर रहे हैं, फिर आप हर तरफ बात कर रहे हैं, आप अपनी जगह की बात कर रहे हैं। हम क्या करें? हमारे पास में क्या चल रहा है वहां तो कंट्रोल कर लें। अच्छा, आप हर बंदे के ऊपर बात कर रहे हैं, हर बंदे को, तो हर बंदा ही खराब कर रहा है। आपका कितने अरसे से वहां पर हुकूमत है, वहां क्या बदला? वहां क्या किया? कोई अच्छे हॉस्पिटल्स बता दे, कोई अच्छी ऐसी चीज बता दे, दहशतगर्दी का नाम बता दे कि वहां पर दहशतगर्दी नाम का दिया। हमने वहां पे सब बंदों को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड उनकी जेब में डाल दिया। वहां सबको सहूलत मैसर है, कोई पाकिस्तान इधर नहीं आ रहा, उधर शहर में दे रहे हैं वो उनको। फिर वो वहां पे कोई पंजाब का रुख नहीं करता भाई। जी नहीं, सब पंजाब से इलाज कराते हैं। मैं मेरी बात होने ये आपने कहा कुछ नहीं कर रहे, वहां हर बंदे को सहूलत मैसर है। वहां खवातीन जो है, जो बेचारी जिनका कोई नहीं है, उनको वो फ्री है उनकी
वो जचगी का जो मामला और बहुत से चीजें उनको दिया उन लोगों ने, वहां क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता? वहां कोई एक बंदा निकला उनके खिलाफ, कोई कोर्ट में आया हो गवर्नमेंट हमारा साल, हर बात सुनी जाती है वहां पे। सिर्फ तकलीफ यही है कि अवाम इनके साथ क्यों, जिसके साथ ताकत होती है उसके खिलाफ सारे शुरू हो जाते हैं। किसने इनको मैंडेट दिया? कोई अदालत में बताएं, हमें इंसाफ दे रही है अदालत? हमारा केस सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, हम दहशतगर्द हैं। हमने क्या किया? हमने बताया किसी एक बंदे को भी थप्पड़ भी मारा हो किसी ने, या हमने कभी कोई ऐसी बात की हो किसी इदारे के खिलाफ, हम वो भी नहीं करते। फिर भी आप हमें बार क्रिटिसाइज अपना करें। ये किसकी जिम्मेदारी है ये दिमागों को रोकना? हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी है? और आप कह रहे हैं जी फलान है, वो मान नहीं रहे, जिनके बंदे मर गए, 100 बंदा मर गया उनका, वो बेचारे उनके सैकड़ों जख्मी है। आप बताएं कोई एक बंदा मान रहा है आपकी बात? क्यों नहीं मान रहा? हकीकत ही नहीं है किसी बात में। या तो कोई ऐसी चीज लाएं सामने कि हाँ जी ये इसने किया है, हमने ये पकड़ा है। आज तक कितने इंसिडेंट हुए, उसका कुछ भी नहीं बना। वो आज तक वो स्कूल में बच्चे कितने शहीद हुए, जो छोटे छोटे बच्चे, आज तक उसका पता चला किसको पकड़ा, कौन था इसके पीछे? अब बताएं मुझे। नई नई बातें हम सुनते हैं, हम बोलते ही नहीं। हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हमें इस अहलियत के मालिक नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने किया ब्रीफ, ये बातें हकीकत में मबनी है जो मेरे भाई ने की है, ये सब के लिए बेहतर है। मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ इनकी किसी बात का, लेकिन जो बात सही है वो सब मान ले। बचेंगे तब। अगर जमहूरियत में चलना है तो जमहूरियत के साथ चलें। 47 फार्म की एक बताएं मिसाल, कोई जो गया उसको अदालत से किसी को रिलीफ मिला हो, एक बंदे की एक सीट और 5 खवातीन की नशिस्तें उसको दी गई हैं। ये दुनिया नहीं देख रही, मैं देख रहा हूं। फिर कहते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ अच्छी बात है जो मैं जिस पे मैं बात करूं? इसीलिए हमारे प्रोग्राम कोई नहीं देखते, आपके प्रोग्राम ही नहीं देखते। ये 1.5 घंटा अगर इन लोगों को आपने सुनना तो ये सारी दिहाड़ी को सुनते हैं ऐसी बातें। बात वो सुनाओ को बेहतरी की जानवर को मुल्क जाए। पर मईशत की जो हालत है मैं आपको बताऊं, हमारे कारोबार का वो मैं बताऊं आपको, खुदा की कसम बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। एक महकमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, काम होता ही नहीं, सारी दिन अफसर ही जान नहीं छोड़ते। तो हमने काम क्या करना है? आपकी मईशत तबाह हो गई है। अभी आप आएंगे ना उसके सोलर पे तो मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है इस मुल्क में। उस पर मुझे टाइम देना थोड़ा। जी जी बिल्कुल। जी अली सावल साहब, आप क्या कहेंगे कि जहां पर फौज का एक रुख तो सारी दुनिया ने देख ही लिया हमारी, और दूसरी तरफ बार बार ये बात हो रही है कि हमारी सियासी जमातें जब तक एक नहीं होंगी तब तक शायद हम पूरी तरह से कंट्रोल ना पा सकें, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सना आपने बुलाया। कुछ बातें हुई थी। सबसे पहले तो इजाज डोगर साहब की बात से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने बात की कि जो डिफेंस का वादा है हमारे फील्ड मार्शल का और फूड सिक्योरिटी का, देखिए ऐसे रिपोर्टर्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा जिम्मेवारी के साथ लेना चाहिए। कहीं पे भी फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर ने फूड सिक्योरिटी का वादा नहीं किया कौम से, उनका मैंडेट ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का चीफ फील्ड मार्शल इज ओनली देयर टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो आउटसाइड हो या इंटरनल हो। दैट इज द मैंडेट। अब आप पाकिस्तान आर्मी को, ये नून लीग का प्रॉब्लम भी है कि वो, और ये इनका भी प्रॉब्लम है पीटीआई वालों का, कि वो पाकिस्तान आर्मी को घसीट के लेकर आ रहे होते हैं बीच में। अब कल आपके सवाल से, आपके इस चैनल की वजह से अवाम सवाल करेगी कि फूड सिक्योरिटी का वादा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने और फूड सिक्योरिटी का तो बंदोबस्त कोई नहीं हुआ, इसका मतलब है फील्ड मार्शल फेल हो गए। आपके इस एक गलत बयानिए की वजह से ये फूड सिक्योरिटी का वादा कभी भी फील्ड मार्शल ने नहीं किया, ना उनका डोमेन है। SIFC के सवाल पे आपने फूड सिक्योरिटी के वादे का नाम ले लिया और मंसूब कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। कल यही अवाम पूछेगी कि हाँ जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपके चैनल ने कहा, कोहिनूर ने, कि यहां पे फील्ड मार्शल साहब ने वादा किया था फूड सिक्योरिटी का, तो गंदम नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, महंगाई हो गई है, तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बन गया। और फिर पूरी अवाम पीछे लग जाएगी इंक्लूडिंग PTI कि भाई ये फूड सिक्योरिटी भी आर्मी के हवाले है। सो लिहाजा रिपोर्टिंग बड़ी सोच के करनी चाहिए। हमारी आर्मी को बीच में आप पॉलिटिक्स में घसीटते हैं, आप इनको नेशनल सिक्योरिटी में रखें और उधर ही उनको डोमेन में रखें। यहां पे बात होती है इमरान खान साहब के अपनी पार्टी को कहते हैं किसी से ना मिलो, किसी से ना मिलो, जिसने मिलना है मुझसे आके मिले, और मैं सिर्फ मिलूंगा तो फौज से मिलूंगा। आप उनको भी, फौज को भी घसीट रहे हैं सियासत में। नून लीग वालों इतनी बड़ी जंग जीती और नून लीग वालों को यह एहसास नहीं है कि बयानिया नहीं बना सके और आज पाकिस्तान की आर्मी को हर तरफ से रगड़ा लग रहा है। और ये जो बात जमीर साहब ने की है कि भाई यहां पे सारों को बैठना चाहिए, बताएं ना PTI वालों को कि क्यों नहीं बैठते, क्यों फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं, क्यों पार्लियामेंट में आके नहीं बैठते,
क्यों अपनी कमिटीज नहीं संभालते, क्यों पब्लिक अकाउंट कमेटी में आके अपना मौसर एक सियासी किरदार नहीं अदा करते, क्यों नहीं अदालत में जाके अपने केसेस लड़ते, सड़कों के ऊपर आना, मुल्क बंद करना, ये कौन सा तरीका है? ये कोई सियासी तरीका है या अखलाकी तरीका है? हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है और अपना परचून बेच रहे हैं सारे। सो आपने जो क्वेश्चन किया है कि यहां पे फौज पाकिस्तान की अगर ना होती तो इंडिया आपके मुंह पे आके चपेड़े मारता और हम खाते रहते। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको छोड़ दें, इंडिया का डिफेंस बजट $80 बिलियन है, डिफेंस बजट इंडिया का $80 बिलियन है, पाकिस्तान का पूरा बजट इतना नहीं है। और आपकी इस आर्मी ने उस कुफर के, उस एग्रेसर को वो मुंह तोड़ के जवाब दिया है और उसके बाद भी हमारी आर्मी के ऊपर सारी ब्लेम विक्टिम हो। ये ब्लेम गेम आप आर्मी पे नहीं कर सकते। सारे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के 3 लोग यहां पे बैठे अपने अंदर झांके और ये जो तजिया निगार हैं जो कि इस आर्मी को घसीट के हमारे बीच में सियासत में, मईशत में ले आते हैं, इनको भी इज्तनाब करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का वादा है, हमें अपना किबला सीधा करना चाहिए, आर्मी को अपना काम करने दें। आर्मी कहती है हमसे बात ना करो, ये सारे कहते हैं कि हमने आपसे बात करनी है। यहां पे इधर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मुझे आप बताएं ना, अभी अलीमा खान आपने कहा कि 804 का नाम नहीं लेने देते। अलीमा बीबी कहती है कि मैं 804 लिख के मैं पतंग उड़ाती रही हूं जिस दिन उसकी कॉल थी। और वो आपकी एक और एमएनए जो है केपीके से, वो कहती है लाहौरियों को शर्म आनी चाहिए, बसत एहतराम अलीमा आपा से। कौन सी सियासत हो रही है? हर कोई अपने दुकान चमका रहा है मैम। और पाकिस्तान आर्मी को ये नून लीग का फेलियर है हुकूमत में हो के पंजाब गवर्नमेंट लेके ये बयानियां नहीं बना सके। फेडरल गवर्नमेंट हैज टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसमें पाकिस्तान आर्मी बचे। आपकी एक आर्मी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक आपका मुहाफिज है, पूरी मुस्लिम उम्मा में एक न्यूक्लियर कंट्री है और आप चाहते हैं कि आपकी अवाम भी उसके खिलाफ हो जाए, आपके एग्रेसिव भी हो। आपने किससे बात करनी है? इंडिया से अच्छे नेबर से ताल्लुकात रखने हैं, उस गुजरात के कसाई से आपने ताल्लुकात रखने हैं, इस अफगानिस्तान के तालिबान जो हमारे एग्रेसिव है, हमारे मां बच्चों को आके उड़ा रहे हैं। फौजियों को तो छोड़ दें आप, पैरामिलिट्री को छोड़ दें आप, पुलिस को छोड़ दें, वो तो उन्होंने तो अपनी ड्यूटी के ऊपर, पोस्टों के ऊपर खड़ा होकर अपनी जानें देनी है। लेकिन हमारे गरीब माओ बच्चों का क्या कसूर है? उनके साथ ये बात करना चाहते हैं। अभी भी इनको नहीं समझ आ रही कि जब तक आप उनसे क्या बात करेंगे, उनसे क्या ट्रेड खोलेंगे, आप उनके यरगमाल बनते रहेंगे। आज बड़ा अच्छा हुआ है ना, अब मैं पूछता हूं अपने पीटीआई वाले दोस्तों से कि क्यों सुहेल अफरीदी साहब जो सीएम है केपीके के, वो जाके आराम से कंधा दे रहे हैं। ये काम आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब समझ में आ गई है कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नेशनल इलेक्शन प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा, अदरवाइज खान साहब को कोई रिलीफ नहीं है। अब ये बात मुकर्रर हो गई, अब कोई डील हो ना हो, बहुत सी चहमे गोइयां हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी कम्स फर्स्ट, बाकी सारी चीजें बाद में है, और सोवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स माय टेक मैम। आई एम सॉरी, क्योंकि 46 मिनट पे हो गए और आपका 1 घंटे का प्रोग्राम है, बीच में ख्याल 5 मिनट ही रह गए होंगे, तो ये फोरम अब आपके पास है। जी हाँ साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि अब जो वज़ीर साहब ने नेपरा का सोलर सिस्टम के मुतालिक जो बयानिया दिया है कि इसकी फ़ौरन से जनाब जी इसका इजरा का नोटिस लिया जाएगा, क्या कहेंगे? क्या अब कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा इसके बारे में? जी, मैं इस पर भी बात करता हूँ। पहले तो मेरे दोस्तों ने जो कहा कि अफ़गानिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, आज की अफ़गानिस्तान ने रिक्वेस्ट डाली है यूएनओ में कि हम स्टार्विंग कर रहे हैं और यहाँ कैद की सूरत हाल है। तो ये कौन सी अफगानिस्तान की तरक्की लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं। मुझे तो नहीं समझ आती कि इनके लोगों के ज़हन किस तरफ चलते हैं और किस तरफ नहीं चलते। 1 रुपया उनका पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से उनकी खराबी है। 1 रुपया अल्लाह के दीवान साहब माजर के साथ मैंने आपको टोका नहीं। देखिए, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के मामले में हर चीज़ मैनेज है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में गंदम वाफर है आपके पास, चावल वाफर है आपके पास, हर चीज़ मौजूद है अल्लाह के फजल से, और बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है इस वक्त। अगर कोई नहीं मानता तो ज़ाहिर है मुखालफिन तो नहीं मानेंगे। सर देखिए, बात ये है कि आम आवाम तक रसाई होना बहुत जरूरी है। वाफर है वो नो डाउट, हम जब भी बात करते हैं हम यही कहते हैं हम ज़रख़ेज़ मुल्क है, मगर आम आवाम तक हर चीज की जो है रवानी होनी चाहिए, फरावानी होनी चाहिए। ये फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी इस तरह नहीं हल होती जिस तरह सैयद हसनात साहब बैठ के हल कर रहे हैं। आप क्या पिछले साल मरियम बीबी ने रेट ही नहीं निकाला था, इस साल सारे जमींदारों ने अपनी काश्त कर ली, और अब जब 1.5 फुट पे फसल खड़ी हुई है तो उस वक्त ये
कणक का रेट निकाल रहे हैं, जो कि आपकी फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये फूड, अच्छा उसके बाद आपका एक्सपोर्टर जो है किन्नुओं का तबाह हो गया, आपका आलू यहां पे तबाह हो गया, आप रेगुलेट नहीं कर सकते, नी जर्क रिएक्शंस लेते हैं, आफ्टर मैथ्स प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद उसको रिकवर करने में शुरू हो जाते हैं। अच्छा हसनान साहब, अपना जो अपना मौक़िफ़ है ना वो कंप्लीट कर ले, ताकि फिर जी मैं यही बता रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से इतनी हमारे पास फूड आइटम्स जो हैं सस्ती जितनी इस वक्त हो चुकी हैं कभी हुई नहीं। यानी आलू मैंने देखा है कि न्याजी साहब के दौर में 150-200 रुपए किलो होता था, आज वही आलू जो है आपका 20 रुपए 30 रुपए मिल रहा है। हर सब्जी सस्ती है, हर गंदम का जो आटा है गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो भी उन्होंने सस्ते रेट पे आटा मिल रहा है। किसी जगह कोई पूरे मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज दिखा दे तो मैं समझूंगा कि वाकई जी आप सही कह रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे शॉर्टेज नहीं। हाँ शॉर्टेज कहाँ हुई है? अफगानिस्तान में हुई है। क्यों? कि वहाँ जब हमने उनकी हर चीज बंद की है ना, कि अरबों डॉलर हमारा वो खाते थे, अरबों डॉलर का सामान मंगाते थे और बॉर्डर पे जाता नहीं था, उससे पहले ही कंटेनर खोल के हमें ही भेज देते थे। तो हमारी मौशत का वो बेड़ा गर्क कर रहे थे, हमारा डॉलर आए दिन ऊपर जा रहा था। जब से हमने अफगानिस्तान की ट्रेड बंद की है, आप देखें डॉलर हमें चाहे 2 पैसे सस्ता हुआ है तो सस्ता हो रहा है, और आपकी हर चीज वाफर मुल्क के अंदर मौजूद है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी हर चीज उठा के अफगानियों को दे दे और वो वहां से पैसा कमा के और बम हमारे अंदर आके चलाए? तो मसला यह है कि अफगानिस्तान को भी किसी स्टेज पे रुकना पड़ेगा। और ये है, बाकी रह गया आपने जो नेपरा की बात की, नेपरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है जी, उसने उसका बोर्ड है बकायदा, उस बोर्ड ने एक फैसला किया है। मेरी अपनी जाती राय में ये फैसला उन्होंने गलत किया है कि जी आप हमसे जो है वो यूनिट जो है वो लेंगे 11 रुपए का, और वो वापस अगर हम उनसे बिजली ले लेंगे तो हमें मिलेगी 55 की या 60 की। तो ये तो मेरे ख्याल है कौम के साथ जुल्म ज्यादती है। जबकि मेरी गवर्नमेंट ने भी यही कहा था कि हम सोलर फ्री देंगे लोगों को, और सोलर जो है उस पे गवर्नमेंट जाएगी तो हमें बहुत सारा। इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे टॉप प्रायोरिटी जी मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बात करने दो थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट खत्म कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि लोग सोलर लगाएं, हम फ्री सोलर भी देंगे और आपको नेट मीटरिंग भी देंगे, जो कि अब उन्होंने बंद की हुई है। तो अब यह है कि आज नेपरा ने फैसला किया है, अब उसका क्या अल्लाह सुनता। बोर्ड है, बोर्ड ने अपनी मर्जी की है, उन्होंने ये कर दिया है, लेकिन अवाम के साथ मेरे ख्याल में ज्यादती है। जी ज़मीर आफाकी साहब क्या कहेंगे इस बारे में, ये जो नया डिसीजन लेने की बात की जा रही है? 2 बातें हैं जी। एक तो हसनात साहब के फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारे यहाँ वाफर चल रहा है सारा, छोटी मतलब 1 आधे मिनट में इसको मैं सम अप कर दूंगा क्योंकि आगे सारे दोस्तों ने बात करनी है। जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो उस वक्त बड़ी अच्छी मतलब में ख्वाब सारे नजर आए थे, चीज़ें सस्ती भी तो जब भी कोई हुकूमत आती है ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, जैसे अभी हम आटा भी सस्ता हुआ था, 70-80 रुपए पे चला गया था किलो पे, अब इस 150 से ऊपर चला गया। दूसरी बात ये कि जो वाफर आलू की बात कर रहे हैं, 30 रुपए का प्याज टमाटर, ये सारी चीजें। सर हम सोलर पे बात कर लेते हैं जी, वो मतलब वो क्योंकि वहाँ पे अब जा नहीं रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे सस्ता हुआ है, लेकिन किसान उसमें जो है ना पिस गया। और जो नेपर ये जो अपना आप सोलर की बात कर रहे हैं, ये नून लीग हुकूमत का, यानी एक तरफ तो इनकी बड़ी अच्छी सारी मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये अवाम दुश्मन और गैर मकबूल फैसला है जिससे आम आदमी मुतवस्सित तबका जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, और आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो यानी सोलर से हट के फिर वो उसी जालमाना जो हथकंडे थे, जो माफिया है, उसके मतलब जो है ना नरगे में चले गए। आप माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? अपने अवाम के साथ, और फिर अपनी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। जिन्होंने किया उनको तो शायद कुछ नहीं होगा, भुगतना जो है ना वो हुकूमत को पड़ेगा। कि वही सारे जो हम जब वोट लेने जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि वो डलता कैसे है जब आप अवामों के खिलाफ कोई भी फैसला करते हैं। जी गुलाम मुहिउद्दीन, मैंने टाइम निकाला है सबको जल्दी सप अप करके। देखें जी, ये लोग अभी जब ये सोलर चल रहा था ना तो आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, ये देख लें। अब जब बारिश होती है ना, जहाँ मौसम खराब होता है तो दिन 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। वो क्यों? कि हमारी बिजली जो है उस ग्रिड में शामिल नहीं होती, बल्कि हमें खुद भी गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो ये आप ध्यान में रख लें, अभी इनके पास बिजली नहीं है। ये जो लोड शेडिंग का सिस्टम खत्म हुआ है ना, सोलर की वजह से खत्म हुआ है। और इस हालात में भी ये लोगों को जिंदा नहीं रहने दे रहे। ये बेवकूफ है लोग,
या अपना पावर बैंक लगाएंगे, उस गवर्नमेंट को वो बिजली भी नहीं देंगे, शाम को वो इस्तेमाल कर लेंगे, आपके पास क्या जाएगा? ये इस तरह ठीक है, जो बिजली नहीं बनाते उनको भी अरबों डॉलर अरबों रुपए दे रहे हैं, तो वहां तो इनको कोई कानून नहीं नजर आ रहा। छीनना किसको? अपनी वाम को। ये वाम दुश्मन, मैं तो समझता हूं गवर्नमेंट ही वाम दुश्मन है जिसने ये फैसले किए हैं। उसको ये तो पूछो कि आपका सिस्टम ही सारा इस जो बिजली लोग दे रहे हैं उसकी वजह से चल रहा है, और रात को आपको मिले नहीं चलती, फिर आपको पूरे पैसे भी दे देते हैं, फिर हम अजाफी बिल जो वो भी लोग दे देते हैं जो अजाफी यूज करते हैं। तो आप कैसे ये फैसले कर रहे हैं और कौन ये कर रहा है? और फिर कहते हैं जी इसमें पीटीआई जी माम दुश्मन है। हमने किया क्या है कि ये बिल रेट बढ़ा दो 5 गुना, 5 गुना नहीं है, 11 रुपए में लेकर भी उस पर 18% सेल टैक्स लेंगे, और इसके बाद आपको देंगे 80 रुपए में, 85 रुपए में ये रेट है हमारा, 55 रुपए सिर्फ रेट है, उसके ऊपर सेल टैक्स है, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स है जिसका टैक्स का भी नहीं पता कितने हैं। तो फिर आप कहते हैं कि ये वाम दोस्त नहीं है, ये क्या काम कर रहे हैं? जी अली सावल साहब, आप भी जल्दी से ही इसको सम अप करेंगे, क्योंकि सवाल वही है मेरा कि जी जब शुरू में कोई चीजें अपॉर्चुनिटीज नजर आती तो ऐसा लगता है जैसे इसके बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर उसके बाद जब अब ये नया जो आया है सेशन, इसके बाद क्या क्या देखते हैं आप? अब आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, जब आप इलेक्शंस में जाते हैं ना, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में ऑपोजिशन में है वो अपना मैनिफेस्टो लेके जाती है, और मुझे अच्छी तरह याद है मोहम्मद अली साहब मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में थे, अगर आप कहेंगे तो मैं उनका वो क्लिप भी आपको भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं और वो हम दोनों उस प्रोग्राम में शरीक थे, उन्होंने कहा था कि पीएमएलएन का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव है गोइंग इनटू दिस 2024 इलेक्शन वो ये है कि हम सोलर से अपने सार्फिन को मुस्तफीद करेंगे, और ये हम नेटवर्क पूरे पाकिस्तान, पता नहीं उन्होंने ट्रिलियन ऑफ रुपीस का कहा था कि हम ये करेंगे। और ये उनकी एक पंच लाइन थी कि पीएमएलएन गवर्नमेंट बिजली के जो बिल्स हैं वो पूरे गरीब आवाम के लिए बिल्कुल एक वो सहूलत मुयसर करेगी। नाउ फॉर्म 47 से जब आप आते हैं तो आपके पास सिर्फ एक होता है कि कम से कम जिन वादों के ऊपर आप आए हैं, जो कि फॉर्म 47 पे अगर आप आ गए तो एक वादा आपने मेन किया था, वो ये सोलर सार्फिन के लिए था, आपने किया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हम आप आके बैठ के आराम से कह दें कि नेपरा तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जी, हमें उससे क्या लगे, उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो उस वक्त वादा क्यों किया था आवाम के साथ? आवाम को झूठ क्यों बोला था? सब्ज बाग क्यों दिखाए थे? और अब अगर आ गया ये आईएमएफ की तरफ से प्रेशर, तो ले स्टैंड। आपको आलू खरीदने चाहिए थे, किसान की कमर नहीं टूटनी चाहिए थी। ये सोलर जिन लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, और ये कोई 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, 10-10 साल अपनी जमीनें बेच के लोग सोलर लगाते हैं, अपना माल डंगर बेच के गरीब आदमियों ने सोलर लगाया हुआ है, अब आप उनको भी उसी खाते में डाल रहे हैं। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और यही हमारी फौज के ऊपर जो आज सारा का सारा इस प्रोग्राम में वक्त चला गया ना, कि फौज क्यों खराब हो रही है, वो इस किस्म की अदम एतमाद की वजह से जो अवाम का इस गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जो कि एक अवाम और एक गवर्नमेंट के दरमियान होता है, जो जिसका आज हम शिकार हैं। और हमें चाहिए कि हम थोड़े से अपने डिसीजंस के ऊपर स्टैंड कर लें। कुछ नहीं होता, ये 250 अरब टोटल 250 अरब सिर्फ पंजाब का बजट जा रहा है, सुथरा पंजाब में 150 अरब एक और महकमे में जा रहा है, अभी तीसरा महकमा रेज किया, उसका बजट ही नहीं आया। आपने अगर 700-800 अरब सिर्फ इन खातों में लगा देना है, बहुत अच्छे हैं आपके प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी थी, इसके ऊपर आपने इलेक्शन जीतना था, इस पे आपने आवाम से वादा किया था, और आपकी बात सुन के लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और ये कोई एक तबके की बात नहीं है, इसमें किसान शामिल है, इसमें मजदूर शामिल है, इसमें दिहाड़ीदार शामिल है, इसमें ताजिर शामिल है, इसमें हर तबका शामिल है जिन्होंने सोलर लगाया, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, और अब उनके साथ आप ये कर रहे हैं। सो आपको अपने डिसीजन के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान की फौज बदनाम हो रही है, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट जो है, जो सिविल सुप्रीमेसी की डिमांड करती है, वो अपना डिलीवर नहीं कर पा रही, और अपने किए हुए वादों से भी वो भाग जाते हैं। जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नोटिस लेने चाहिए, जरूर लेने चाहिए, मगर उसमें सबसे पहले बेनिफिट रखना चाहिए उस आवाम का, उन लोगों का जिनके वोट्स पर आप आए हैं। अच्छी बात है, नई नई हिकमत अमली होनी चाहिए, मगर गरीब आवाम के बारे में ज़रूर सोचें। इसके साथ ही मुझे सना को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।